बच्चों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में व्याकरण पुस्तक चैप्टर 1 के सभी प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी व्याकरण पुस्तक निकालें, कॉपी निकालें और चैप्टर 1 खोलें और जो सबसे पहले अपने कॉपी में चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम लिखें और साथ ही साथ जो चैप्टर में प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, उसे लिखकर आप प्रश्न का शीर्षक भी लिखें। और शीर्षक क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस तरह से प्रश्न नंबर 1 लिखना है और लिखने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह शीर्षक यानी यह हेडिंग भी लिखकर तभी प्रश्न को लिखना है। तो यह ध्यान में रखें ये सभी बातें। तो आप अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम लिख लिए। अब आगे आप प्रश्न नंबर 1 उसका हेडिंग यानी उसके शीर्षक को लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर क उसे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर क क्या है? भाषा क्या है? इसके कितने प्रकार होते हैं? अब इसमें बच्चों 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। भाषा क्या है? इसके कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर ध्यान दें। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। और दूसरे प्रश्न में क्या है? इसके कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर बच्चों भाषा के प्रकारों के नाम नहीं लिखने हैं। सिर्फ आपको भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही उत्तर लिखना है कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप प्रश्न को लिखें और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखें। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर ख, लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब हम यहाँ पर लिपि की परिभाषा को लिखेंगे और वह भी उदाहरण के साथ। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी लिपि की परिभाषा को लिखना है और लिखने के बाद उदाहरण भी देना है। तो लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और प्रश्न उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। यह हुआ उदाहरण। ठीक है? तो पहले हम लिपि की परिभाषा लिखें कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। अब अगले प्रश्न पर देखें। प्रश्न नंबर ग, व्याकरण के महत्व के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। व्याकरण का क्या महत्व है? इसका उत्तर हमें अपने शब्दों में देना है, अपनी भाषा में देना है। ठीक है? तो इसका उत्तर अब लिखेंगे। व्याकरण पुस्तक के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप प्रश्न को ज़रूर लिखें। प्रश्न लिखने के बाद ही आप उत्तर लिखें। ये ध्यान में रहे कि बिना प्रश्न लिखे आप सिर्फ उत्तर अपनी कॉपी में न लिखें।
इस बात पर मैं बराबर जोर दे रही हूँ, इस बात को बार बार मैं आपको इस बात का निर्देश दे रही हूँ, तो उसी निर्देशानुसार आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। उसी अनुसार आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर घ, वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो इस प्रश्न का अब हम उत्तर लिखेंगे। तो वर्ण ज्ञान में हम वर्णों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं, और शब्द ज्ञान में हम शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वर्ण ज्ञान में हम वर्णों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं या वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, और शब्द ज्ञान में शब्दों के रूप, रचना, आकार, भेद आदि का अध्ययन करते हैं। यह मुख्य जो है वो अंतर यही है। अब आगे प्रश्न नंबर 2, उसे आप लिखें और उसका शीर्षक लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका शीर्षक पहले लिख लें। शीर्षक लिखने के बाद प्रश्न नंबर क, इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये लिखना है आपको। जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ आप मोबाइल स्क्रीन पर देखें, उत्तर 2 का क लिखा होगा, आप उसे देखकर समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि उत्तर क्या होगा कि जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर ख, मुक बधिर व्यक्तियों की वार्तालाप, फिर वहाँ पर देखिए बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है, भाषा को प्रदर्शित करती है। तो आप इस तरह से कॉपी में लिखेंगे पूरा वाक्य, फिर बीच में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पर आप उचित शब्द को भरेंगे यानी लिखेंगे, और लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे यानी नीचे रेखांकित करेंगे, और इसके बाद उस वाक्य को पूरा लिखेंगे। समझ में आया? इस तरह से आपको कॉपी में प्रश्न उत्तर करने हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? मुक बधिर व्यक्तियों की वार्तालाप सांकेतिक भाषा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न नंबर ग पर ध्यान दें। अंग्रेजी भाषा की लिपि, बीच में देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, होती है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। तो आप यह पूरा वाक्य अपने कॉपी में लिखें, और लिखने के बाद जो बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पे आप रोमन शब्द लिखें। रोमन शब्द लिखने के बाद नीचे रेखांकित करें यानी अंडरलाइन करें, और इसके बाद इस वाक्य को पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ये नहीं कि मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैम इस तरह से उत्तर लिखी हैं तो चलो मैं भी इसी तरह से कॉपी में नोट कर लेता हूँ। नहीं, ये गलत है। आप अब बड़े क्लास में आ गए हैं तो आपको इस तरह से संक्षिप्त में लिखने की जो विधि है उसे नहीं अपनाना चाहिए। आपको जिस तरह से बुक में, आपकी किताब में जिस तरह से दिया हुआ है, प्रश्न लिखे हुए हैं, उसी तरह से आपको अपने कॉपी में भी लिखना है और उत्तर देना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर घ, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को रिक्त स्थान कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है
उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिपि। लिपि लिखने के बाद हम नीचे अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न नंबर अंग, रिक्त स्थान। ज्ञान में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। किसमें? तो इसमें होगा पद ज्ञान में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद, शब्द लिख के नीचे अंडरलाइन करेंगे। पद ज्ञान में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पर वाक्य कुछ नीचे लिखे हुए हैं, बुक में देखिए। आपके बुक में प्रश्न नंबर 3, इसमें शीर्षक जो मैं पढ़ रही हूँ, दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। इस शीर्षक को आप कॉपी में लिखें। इसके बाद आप प्रश्न नंबर क, भाषा के 4 रूप होते हैं, इस वाक्य को लिखें। और लिखने के बाद आप ब्रैकेट बनाएं, यानी वहाँ पर आप गैप देकर फिर बगल में आप इसका सही का चिन्ह है या गलत का चिन्ह है निशान लगाना है। तो आप इस चैप्टर में पढ़े हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से यह वाक्य जो है वह गलत है। तो यहाँ पर आप किसका चिन्ह लगाइएगा? गलत का चिन्ह लगाइएगा। प्रश्न नंबर ख, पत्र लिखना सांकेतिक भाषा है। तो आपको यह वाक्य सही लग रहा है। पत्र लिखते हैं हम, तो इसमें लिखने का काम होता है, तो यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो यह भी वाक्य जो है वह गलत है। तो यहाँ पर आप इस वाक्य के बगल में गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर ग, शब्द ज्ञान में वर्णों का अध्ययन किया जाता है। शब्द ज्ञान में वर्णों का अध्ययन किया जाता है। अब आप इस वाक्य को ज़रा समझने का प्रयास करें कि शब्द ज्ञान में वर्णों का अध्ययन किया जाता है, ये कैसा, यह कैसी बात है? शब्द ज्ञान में तो शब्दों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यह वाक्य जो है वह गलत है। तो यहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न जो है प्रश्न नंबर घ, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बुक में देखें, इस बात की चर्चा की गई है। तो इस तरह से ये वाक्य जो है वह सही है। तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो यह वाक्य जो है वह सही है। अब आगे देखें प्रश्न नंबर अंग, व्याकरण के 4 भाग होते हैं। तो बुक में 4 भागों की चर्चा की गई है। आपके पुस्तक में 4 भागों का वर्णन किया गया है, 4 भागों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से यह वाक्य जो है वह सही है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं लिखिए। यह शीर्षक लिख लें, राज्य का नाम लिखें, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिखने के बाद अब दिल्ली में बोली जाने वाली भाषाएं यानी भाषाओं का नाम लिखना है। कोई एक भाषा का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए शीर्षक में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न के शीर्षक में कि निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं लिखिए। भाषाएं मतलब एक से अधिक बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, तो इसलिए आपको उसी तरह से लिखना है उत्तर। अब दिल्ली राज्य का नाम दिया हुआ है, तो दिल्ली में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली। ठीक है, अगले राज्य का नाम है राजस्थान, तो आप राजस्थान लिखेंगे।
राजस्थान लिखने के बाद राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं को लिखेंगे। तो उसमें क्या है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। ठीक है। अब अगली राज्य का नाम है बिहार। तो बिहार लिखें। बिहार लिखने के बाद हिंदी, मैथिली और उर्दू, इस तरह से आप लिखेंगे। अगले राज्य ओडिशा। ओडिशा की भाषा है ओडिया, हिंदी, तेलुगु और संथाली। ठीक है। अगले राज्य का यहाँ पर चर्चा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात में बोली जाने वाली भाषाएं गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और तमिल। ये सभी भाषाएं गुजरात में बोली जाती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसको हमें यहाँ लिखना है। तो बंगाली, हिंदी, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए संथाली होगा, संताली आ गया है, तो आप इसको सुधार लेंगे, संथाली लिखेंगे। ठीक है। लिखते समय आप सुधार लेंगे, यानी थ होगा संथाली। पश्चिम बंगाल की भाषा में आप संथाली लिखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो संताली है, तो संताली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो संताली लिखे हैं, तो ठीक है, आप संताली लिखें। बंगाली, हिंदी, संताली, उर्दू, नेपाली, यह पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में प्रश्न के शीर्षक पूछे और इसके बाद प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने के बाद तब आप उस प्रश्न से संबंधित उत्तर को लिखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न नंबर 5, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए, यानी सही विकल्प को हमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर 5, इसका शीर्षक हम कॉपी में लिख लेंगे। और क, प्रश्न नंबर क में क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी की लिपि है। अब इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, फारसी, रोमन, अरबी। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो उत्तर क्या होगा? रोमन। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, लिखित भाषा का सही उदाहरण, लिखित भाषा का सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है, संवाद, पत्र, भाषण। तो लिखित भाषा का सही उदाहरण क्या होगा? पत्र। उत्तर क्या होगा? पत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर ग, व्याकरण के अंग हैं। तो यहाँ पे 3 विकल्प देखिए, 2, 3, 4। तो ये 3 उत्तर दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर होगा 4, यानी व्याकरण के 4 अंग हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आप देखें। प्रश्न नंबर घ, तमिलनाडु की भाषा है। अब यहाँ पर बच्चों, तमिलनाडु में जो मुख्य भाषा बोली जाने वाली है वो यहाँ पर बुक में विकल्प नहीं दिया हुआ है, जो कि गलत है। लेकिन मैं आप लोगों को उत्तर में सही रूप से वहाँ लिखी हूँ, तो आप उसी विकल्प को लिखेंगे। बुक में आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ वह विकल्प लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो मैं उत्तर में लिखी हूँ आप उसे ही लिखिएगा। ठीक है। तो तमिलनाडु की भाषा है क्या? तो तमिलनाडु की भाषा है तमिल। ठीक है। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। तो आपको तमिल लिखना है। यहाँ पर मैं सही का चिन्ह लगाई हूँ, तो आप चिन्ह लगा सकते हैं या बिना चिन्ह लगाए
सिर्फ विकल्प भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विकल्प के साथ चिन्ह लगाने हैं, लेकिन मैं उसको हाईलाइट करने के लिए, यानी आपको समझ में आए उस तरह से मैं ये दोनों रूप में आपको यहाँ पर उत्तर लिखकर दी हूँ, ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। तो इस तरह से आप लिखें। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तो यहाँ पर तो 3 विकल्प दिए हैं, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। ये बोली जाती है, लेकिन मुख्य जो भाषा है तमिलनाडु की, वह आप जानते हैं, आप भी जानते हैं या पढ़े हैं, मुख्य जो है वह भाषा तमिल है। तो आपको उत्तर में तमिल लिखना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर देखेंगे। अंग, फारसी है क्या? यहाँ पर इस तरह से पूछा जा रहा है कि फारसी एक शब्द जो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो ये है क्या? इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं व्याकरण में? तो व्याकरण में हम फारसी को लिपि के रूप में जानते हैं, यानी यह उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फारसी, ठीक है। तो इसलिए फारसी को हम लोग व्याकरण पुस्तक में लिपि के रूप में जानते हैं, और यह लिपि जो है वह उर्दू भाषा को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चे, आप इस चैप्टर के से संबंधित जो प्रश्न थे और प्रश्न के साथ जो उत्तर मैं आपके समक्ष रखी, तो आप ज़रूर समझें कि किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न, चैप्टर नंबर, नेम वो लिखकर, इसके बाद प्रश्न का शीर्षक कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो उसे लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है और उसके बाद उत्तर लिखना है। तो इस तरह से मैं आपके समक्ष प्रश्न को पढ़कर उत्तर को भी समझाते हुए आपके साथ मैं डिस्कस की, आपके साथ समझाने का प्रयास की, ताकि आप प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उत्तर हमें कैसे देना है, क्या उत्तर सही है और या नहीं, और क्यों सही है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताकर उसे स्पष्ट की, क्लियर की, ताकि आपके जो मन में डाउट हो, संदेह हो, वह दूर हो जाए। तो इस तरह से बच्चों चैप्टर 1 भाषा, लिपि, और चैप्टर में जो आप व्याकरण, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसे आप अच्छी तरह से मेरे कहने के निर्देशानुसार आप अपनी कॉपी में किए होंगे, मैं आशा करती हूँ। और साथ ही साथ जो इस चैप्टर से संबंधित जो होमवर्क आपको दिए गए हैं, जो गृह कार्य दिए गए हैं, वह है कि इस पाठ में अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों को कंठस्थ करें। अभ्यास मतलब कि एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज को ही हिंदी में अभ्यास बोला जाता है। तो जो हम आज क्वेश्चन आंसर आपके समक्ष मैंने जो बोलकर और लिखकर आपके समक्ष रखी, उसे आप अपनी कॉपी में लिखें। तो लिखकर आप उसे याद करें, कंठस्थ करना यानी याद करना। तो यह आपका होमवर्क हुआ। और इस चैप्टर में जो परिभाषा दिया गया है व्याकरण का या भाषा से संबंधित, भाषा के भेद, उदाहरण, लिपि, जो भी चर्चा की गई है इस अध्याय में, उन सभी परिभाषा, भेद और उदाहरण, ये सभी को भी आपको पढ़कर याद करना है। तो ये ध्यान में रखें और यह इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आप करें। इस तरह से आप चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो आप चैप्टर को आसानी से समझ भी लेंगे और आपको याद करने में असुविधा भी नहीं होगी, और कम मेहनत में आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, जिस दिन मैं जो चैप्टर पढ़ाती हूँ उस दिन कोशिश करें कि आप उस चैप्टर को बोल कर पढ़ें, और खुद से जहाँ भी अगर कोई डाउट हो या समझने में आपको संदेह हो रहा हो या समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे लाइव क्लासेज में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उस संदेह को दूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरी कही हुई
बातों के अनुसार या निर्देशानुसार आप अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर किए होंगे और जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को ज़रूर करेंगे।